गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th को एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि सिविक से संबंधित है। जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है सिविक से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग इस परिचय को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है इसको। बोल रहा है कि पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होता है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, या 9th में भी हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र के लिए सामाजिक विविधता जो होता है वो कभी भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अलग समाज के हमारे देश के समाज के अंदर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होता है। सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति, सामाजिक असमानता देखिएगा, सामाजिक असमानता हमारे राज्य के अंदर हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, और उसकी जो अभिव्यक्ति जो होती है उससे कोई ज़्यादा नुकसान जो होता है वो नहीं होता, इससे हमें लाभ ही होता है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र में सामाजिक असमानता किस तरह से लाभप्रद है। हम जहां सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। यह है लिंग, धर्म और जाति। तो 3 हमारे समाज के अंदर 3 जो होते हैं असमानता हमें दिखाई देंगे। एक धर्म, दूसरा जाति और तीसरा लिंग। हम देखते हैं कि लिंग के आधार पे हमारा समाज बटा हुआ है, जाति के आधार पे बटा हुआ है और धर्म के आधार पे बटा हुआ। उससे हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी हमारी लोकतंत्र जो है काफ़ी अच्छे ढंग से काम करती है। हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे, फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग व्यक्ति और व्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकर या नुकसानदेह है। लास्ट में हम देखेंगे कि इससे अलग अलग तरह से लोग जो है अपने जाति धर्म या इन चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और इससे क्या लोकतंत्र को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। सबसे पहले लिंग से आधारित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक मसले और राजनीति। सबसे पहला टॉपिक दे रहा है आपका निजी और सार्वजनिक विभाजन। बोला लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। अक्सर हम देखते हैं कि घर के अंदर लड़के और लड़कियों के मन में ये चीज़ बैठा दिया जाता है कि लड़कियों का काम जो है या औरतों का काम जो है वो मुख्य रूप से घर को चलाना और बच्चों को देखभाल करना, और इसे हम लोग श्रम के लैंगिक विभाजन कहते हैं। औरत घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती है, जबकि मर्द यहाँ पर छूट गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। हो रहा है कि आइए अपनी बात को शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का ये रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है कि लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहे या प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। लैंगिक असमानता जो है स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और अपरिवर्तनीय, यानी कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। हम लोग जो लैंगिक असमानता देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द और स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट के ऊपर इसको असमानता मतलब किया गया है, बल्कि ये एक रूढ़िवाद छवि है, रूढ़िवाद सोच है, जिसके आधार पर हम लोग स्त्री और पुरुष को अलग अलग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको श्रम का लैंगिक विभाजन के बारे में बताया कि औरतों को घर का कामकाज, खाना बनाना आदि ये सब काम दिया जाता है, और उसके बदले में उनको कोई भुगतान भी नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वो सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर से बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इस प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो ऐसा भी नहीं है।
गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। सच्चाई ये है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के लिए अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात काम करने के उसका श्रेय नहीं मिलता है। इन्हें बता रहा है कि औरतें जो होती है घर का काम करती हैं, उनको ज़्यादा श्रेय नहीं दिया जाता है, उनको ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है पैसा नहीं दिया जाता पैसा नहीं दिया जाता है और उनके काम का श्रेय भी उनको नहीं दिया जाता है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य। अगर हम लोग सामाजिक जीवन में देखें तो औरतों और पुरुष दोनों की संख्या जो होती है आपको ज़्यादा उसमें अंतर नहीं मिलेगा, मगर जब हम लोग राजनीति में अगर इस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे इनकी स्थिति जो है वो 9 के बराबर है। ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदार करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने का अनुमति थी, पर धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जा को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलन को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। हो रहा है कि राजनीतिक की चीज़ में अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी नारियों ने, औरतों, स्त्रियों ने कई सारे आंदोलन चलाए, कई सारे जो क्लब जो थे, संगठन जो थे वो बनाए, जिसके तहत वो लोग अपने अधिकारों की मांग जो थी वो हमेशा उठाती रही, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनको सफलता भी प्राप्त हुई। उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया, सामाजिक चीज़ों के अंदर भागीदार करने का मौका जो था वो मिल गया। और इस तरह के आंदोलन के जरिए, जिस आंदोलन के जरिए उन्होंने ये सारी आवाज़ उठाई थी, उसे हम लोग नारी आंदोलन कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं। और लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक की अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी, यानी कई सारे राजनीतिक पार्टी जो है एक साथ होकर वो नारियों के मांग को लेकर वो लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाती है, ठीक है, या राजनीतिक अभिव्यक्ति जो होती है जिसके तहत वो महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, उससे नारियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयों, शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो यहाँ पे नारीवादी आंदोलन के बारे में जिक्र किया है, लैंगिक मसले के बारे में जिक्र किया है, किस तरह से हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता है और किस तरह से राजनीतिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से या राजनीतिक पार्टियों के गोलबंदी के कारण किस तरह से महिलाओं को जो था वो अधिकार प्राप्त हुए, उसके बारे में जिक्र किया है। बुरा है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।
पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा समाज जो है पितृ प्रधान है, यानी पुरुष प्रधान समाज है। और आज भी हम देखते हैं कि औरतों के साथ कई सारा भेदभाव जो है वो किया जाता है। उसका कुछ उदाहरण आपको नीचे दिया हुआ है। बोल रहा है कि महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अगर हम लोग साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में मात्र 54% है औरतों की जो साक्षरता दर है, जबकि पुरुषों का 76% है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, जिससे उन्हें अच्छा जॉब जो होता है वो नहीं मिल पाता है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि लड़कियां जो है वो लड़कों से अच्छी होती है, अच्छे अंक प्राप्त करती है या उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़कों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या जो है वो बहुत कम है। वह भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसा नहीं मिलते हैं। इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। चलिए तीसरा देर आपका समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, यानी मजदूरी भी कम दिया जाता है पुरुषों के अलावा। और भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इसे देश का लिंग अनुपात गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर अनुपात गिरकर 850 से और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। लड़कों की चाह के चलते भी लड़कियों को मार दिया जाता है। यहाँ पे दे रहा है आपका लिंग अनुपात, दे रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है लिंग अनुपात। चलिए, महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाले हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाकों तो महिलाओं के लिए ख़ास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अपने मारपीट तथा उनके तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, ये सब आपका लैंगिक असमानता के बारे में जिक्र करा है, किस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उनका साक्षरता दर जो है वो पुरुषों से कम है, उनको समान काम के लिए समान वेतन जो होता है वो नहीं दिया जाता है। राजनीतिक अधिकार जो है उसके अंदर भी उनको बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समाज के अंदर जो है लड़के की चाह के कारण भी लड़कियों को मार दिया जाता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा जो है वो भी हमें दिखाई देती है। चलिए, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अगले टॉपिक में मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको शाम तक इस टॉपिक से संबंधित जितना मैंने पढ़ाया है फर्स्ट टॉपिक, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन जो है वो SW में बनाने के लिए दूँगा। ठीक है, थैंक यू।